जब ससुराल में तब जाते सब लोग इसी बात को लेकर हमेशा बोलते थे, मतलब कहीं भी पुलिस ऑफिसर जैसे नहीं दिखते करके हमें काफी एक इमोशनल मूवमेंट रहते। उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी बुजुर्ग माता पिता जो तब रहते, उनको देखकर आपको काफी मन भारी हो जाते ना। मैम जो है वो इस बारे में कभी नोक झोंक नहीं होती सर आपकी कि सिर्फ नक्सल, क्राइम, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में सिर्फ यही चीजें, इस तरह से नोक झोंक कभी हुई है? बहुत पर्सनल चीजें मैंने आपसे पूछ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद की है और यहाँ का अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई इलाका है तो वो है बस्तर। यहाँ नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चल रहा है और इस पूरे अभियान का मोर्चा संभाले हुए हैं बस्तर के आईजी सुंदर राज पी। आज हम उन्हीं से खास बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंबु शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। जी नमस्कार। सर, आप अपने बारे में सबसे पहले हमको बताएंगे क्योंकि आपके बारे में भी क्योंकि आप एक बड़ा चेहरा बन चुके, एक बड़ी शख्सियत हैं, तो पहले हम ये जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपका बचपना कैसा था, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इस बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, मैं सुंदरराज पट्टिलिंगम, मूलतः कोयम्बतूर जिला तमिलनाडु राज्य का रहने वाला है। मेरा प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में हुआ। उसके पश्चात मैं बीएससी एग्रीकल्चर साइंस तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से करने के पश्चात वर्ष 2003 में आईपीएस सेवा सेलेक्ट होने के बाद छत्तीसगढ़ कैडर आवंटन हुआ। तब से लगभग विगत 22 वर्षों से छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बस्तर इलाके में अपना सेवा दे रहा हूँ। सर, आप कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? चूंकि आप जिस इलाके से है या जहां से हैं, जिस गांव से हैं, वहां पे सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा ऐसा माहौल नहीं था, तो आपने किस तरह से तैयारी की? कौन रहा आपकी प्रेरणा? किसके पीछे इसका हाथ है? कैसे आपके मन में विचार आया? इस बारे में आप बताएंगे थोड़ा। जी, मूलतः हमारा एक कृषक परिवार है। हमारा परिवार में अभी भी अधिकतम सदस्य खेती किसानी करते आ रहे हैं। मेरा पिताजी भी एक किसान रहा और आसपास और जितना भी जो हमारा परिजन और रिश्तेदार है अभी भी सब कृषि काम से इन्वॉल्व है। और जैसा हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा जो गांव के स्कूल से हुआ, उसके पश्चात क्लास 6 से लेकर 12th तक जो कोयम्बतूर शहर में एक स्कूल में मेरा एजुकेशन हुआ। उसके पश्चात बीएससी एग्रीकल्चर साइंस में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया। तब तक हमको जो शासकीय सेवा के बारे में बहुत ज्यादा कोई आइडिया नहीं थे। हम ये सोच कर रखे थे यदि आईएएस होगा, आईपीएस होगा, यानी जितना भी जो शासकीय सर्विसेज होगा उसके लिए सिर्फ उन परिवार से जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी जिसके परिवार से कोई अधिकारी है या कोई बैंक एम्प्लॉयज होगा, उस टाइप के लोग ही सरकारी नौकरी में आ सकता करके एक धारणा थे। इसलिए हम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा भी नहीं है, कोई एक्सपोजर भी नहीं थे। लेकिन तब हमने कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय हमारा कॉलेज का अनेक सीनियर्स है जो यूपीएससी एग्जाम में अपीयर हुआ, उनमें से कुछ लोग का सिलेक्शन भी हुआ। वो लोग हमको प्रेरित करते थे, जैसे उनका देखकर हमको लगता है क्योंकि वो भी हम जैसे एक सामान्य कृषक परिवार से है, वो लोग एग्जाम देकर आईएएस बना, आईपीएस बना और अन्य जितना भी जो सेंट्रल सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हमारे मन में भी एक ताकत आए थे, हम भी यदि मेहनत करेंगे तो इसमें आ सकता है करके। फिर वो लोग, हमारे सीनियर्स ने हमको गाइडेंस दिया। वो लोग क्लासेस लेते थे, जैसा सुबह अपना रेगुलर क्लासेस जाने के पहले जूनियर्स को इकट्ठा करके उनका यूपीएससी एग्जाम का तैयारी कैसे करना है, हर सब्जेक्ट में किस प्रकार को हमको प्रिपरेशन करना, उसके बारे में प्रतिदिन 2 से लेकर 4 घंटे तक वो लोग हमको क्लासेस कोचिंग करते थे। एक गुरुकुल सिस्टम टाइप का है जिसमें सिर्फ एक प्यार और जैसा एक रेस्पेक्ट के कारण से वो लोग जूनियर्स को पढ़ाते थे और आगे जिसका सिलेक्शन हो जाता है फिर अपना जूनियर्स को वो लोग पढ़ाते। इस टाइप का एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, एक गुरुकुल सिस्टम टाइप का चलते रहते हैं। अभी भी ये परंपरा है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा कैंपस में अभी भी एक परंपरा चल रहा है। ये जैसा परिवार के जो एकदम कृषक परिवार होने के कारण बात भी जैसा इतना एक कोई संपन्न परिवार नहीं थे, एक सामान्य परिवार थे। फिर पिताजी, माताजी और सभी परिजन का सपोर्ट रहा और मेरे कॉलेज सीनियर्स का और फ्रेंड्स का मार्गदर्शन और सहयोग रहा। उसके कारण से हम यूपीएससी एग्जाम अपीयर होकर आज आप सब लोग के बीच में एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में बस्तर इलाके में अपना सेवा दे रहा हूँ। सर, आईपीएस ही क्यों? आप दोबारा आपने ट्राई नहीं किया कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, यूपीएससी की तैयारी करूं और मैं आईएएस ऑफिसर बनूं? एक पुलिस ऑफिसर बनने का सपना क्यों? मतलब क्या ऐसा? वर्ष 2003 में जी, वर्ष 2003 में जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस सिलेक्शन हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ कैडर भी अलॉट हुआ और जैसा मेरे का भी खुद कम इच्छा थे, तब एक बार वर्दी पहनकर
देश का और समाज का सेवा करने के लिए एक अवसर है, निश्चित रूप से इस अवसर को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए करके। साथ साथ फैमिली में भी सभी काफी प्रसन्न हुआ। तब फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस सिलेक्शन हुआ। उन्होंने भी सब जैसे घर से दूर जरूर थे, मुझे छत्तीसगढ़ आना पड़ा अपना सेवा देने के लिए, लेकिन परिवार सबने साथ दिया, सबने मोटिवेट किया। निश्चित रूप से आप जाकर अपना सेवा दे सकते हैं। एक अवसर आपको मिला है समाज को सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, इस अवसर को आप अच्छे तरीके से निभाना चाहिए करके फैमिली फ्रेंड्स सबने मोटिवेट किया और मैं इधर आके आप सब लोग के बीच में। सर आप चूंकि तमिलनाडु से हैं और आपको छत्तीसगढ़ कैडर मिला, तमिलनाडु, क्योंकि साउथ में हम जनरली ये देखते हैं कि भाषा की थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आपको हिंदी और जिस जगह पे आप हैं गोंडी और हल्बी, इस तरह की चुनौतियों का आपको यहाँ आए तो सामना नहीं करना पड़ा था, या फिर आपको पहले से हिंदी आती थी? जैसा हमारा प्राथमिक एजुकेशन में हिंदी एक सब्जेक्ट नहीं रहते थे, अभी वर्तमान में जैसा ऑप्शंस रहते थे, लेकिन उस समय तब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय हिंदी का जो ऑप्शन नहीं रहते थे, इसलिए हम लोग हिंदी सीखने के लिए कोई अवसर नहीं मिल पाए थे। लेकिन तब पुलिस अकेडमी, नेशनल पुलिस अकेडमी ज्वाइन करने के बाद उधर लैंग्वेज क्लास अटेंड करना पड़ते हैं। जैसा उदाहरण के लिए कोई महाराष्ट्र से कोई कैंडिडेट वेस्ट बंगाल जा रहा है, उनका बंगाली सीखने पड़ते थे। जैसे मुझे तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ आ रहा है, जो ऑफिशियल एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इधर हिंदी हुआ करते, इसलिए इधर हिंदी क्लासेस अटेंड करते थे। और जैसे ट्यूटर्स हमारा अकेडमी में ट्यूटर्स हमको डेली क्लासेस लेकर हिंदी सिखाते थे, उसी कारण से हम हिंदी का जो खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव हिंदी वो सीखने के लिए मौका मिल गया। फिर अभी हिंदी पढ़ने और लिखने और जैसे बोलने में ज़्यादा कोई समस्या नहीं रहा। कभी कभी कुछ ग्रामर्स का प्रॉब्लम होते थे, जैसे हमारे यहाँ ग्रामर का जैसा कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उसके एक जैसा बोलते हैं। जैसे इधर हिंदी में बस को फेमिनिन बोलते, लॉरी को मैस्कुलिन बोलते, बस आती है, लॉरी आते, इस टाइप का जो ग्रामर में कभी कभी हमको थोड़ा दिक्कत आते, लेकिन अदरवाइज अभी हिंदी बोलने में, पढ़ने में और जैसा सीखने में ज्यादा कोई समस्या भी नहीं रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात तो है, ये चीजें आप में देखने को मिल रही हैं। और सर अपने परिवार के बारे में आप बताएंगे कुछ, आपके परिवार में कौन कौन है अभी? जैसा मेरा खुद की परिवार एकदम एक छोटा परिवार है, जैसा मैं इकलौता हूँ, जैसा मेरा कोई भाई बहन कोई नहीं है, लेकिन मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है, जैसे मेरा चाचा, मामा, बड़ा पिताजी, इस टाइप का हमारा काफ़ी एक बड़ा परिवार है। जैसा काफ़ी एक अच्छा सपोर्टिंग इकोसिस्टम रहते हैं पूरा परिवार में। मेरा काफ़ी बड़ा एक कजिन सर्कल है, जो मेरा फर्स्ट कजिन से सब अभी भी अधिकतम लोग गांव में खेती किसानी कर रहे हैं और कुछ लोग नौकरी के लिए बाहर भी गई है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम लाइक अभी भी जो गांव में रहकर खेती किसानी कर रहा है, उनका काफ़ी एक अच्छा सहयोग और सपोर्ट हमेशा मेरे परिवार को मिलते हैं। सब छत्तीसगढ़ में इतने टाइम से हैं और जिस तरह से आपके बारे में ये है कि आप मतलब अभी 6 सालों से लगभग बस्तर में हैं। बस्तर तो ऐसी जगह है जो बिल्कुल नक्सलवाद है, नक्सली है यहाँ पर, और तो ऐसे में परिवार को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है? परिवार वाले इस डर या माहौल खौफ में नहीं रहते हैं कि आप यहाँ पोस्टेड, वो भी इतने लंबे टाइम से? तो आपसे कभी कुछ बोला नहीं, या फिर आप कैसे उनको समझाते हैं इस बारे में कि इस तरह की चीजें नहीं है? जो निश्चित रूप से जैसे इधर के समाचार उधर पेपर में पढ़ने के बाद या टीवी में देखने के बाद उनके मन में कभी कभी थोड़ा ऐसा विषय आते हैं सुरक्षा को लेकर, कैसे सुरक्षित है कि नहीं, ऐसा करके। लेकिन जैसा फैमिली में मेरे श्रीमती जी हैं, उन्होंने भी लगभग 18 वर्षों से छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से देखा, बस्तर इलाके में खासतौर पर, क्योंकि हमारा शादी हुआ तब मैं एसपी नारायणपुर थे, तब उस परिस्थिति से उन्होंने साथ में थे और उनका पूरे इलाका के बारे में एक अच्छा जानकारी है। इससे परिवार में किसी के मन में यदि कोई सुरक्षा के लेकर बात आती है, फिर श्रीमती जी ने उन सबको विषय को लेकर समझा देते। इससे परिवार में अभी ऐसा कोई ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं, और बहुत ज़्यादा विषय का हम बोलते भी नहीं है, जो उनके लायक जितना विषय उसी को बस समझाते। बाकी जिसने इधर सिक्योरिटी के लिए तो हमारा साथ में हमारा पूरा बल है, हम लोग एक टीम वर्क के हिसाब से काम करते, इसलिए सिक्योरिटी को लेकर वास्तव में ऐसा कोई गंभीर चिंता नहीं रहते। लेकिन निश्चित रूप से माता जी को और बाकी अन्य परिवार को कहीं ना कहीं मन में रहते इधर का समाचार सुनने के बाद। लेकिन जैसा जैसा भी उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग होते आ रही इलाका के बारे में, और इसी हिसाब से अभी चिंता से ज़्यादा अभी वो लोग ज़्यादा मोटिवेट और सपोर्ट करते। चलिए अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना समय तो आपने उधर बिता दिया और परिस्थिति अभी ठीक होते जा रहा है, अभी आखिरी वक्त है, इसमें और मजबूती से आपको लड़ाई लड़ना है और सफल होना करके सबका आशीर्वाद हमेशा सहयोग रहते हैं। चलिए अच्छी बात है ये तो, कि अब परिवार का सपोर्ट भी आपको इस बारे में मिल रहा है, वरना परिवार में जनरली खौफ रहता है इस चीज को लेकर। सर ऐसा कभी बोला नहीं उन्होंने, क्योंकि अब हालांकि हालात अभी थोड़े से ठीक हो रहे हैं, या आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग वहां पे, आप लोगों की पूरी टीम,
तो कभी ट्रांसफ़र वग़ैरह की बात नहीं बोली कि अब रहने दीजिए, बस बस्तर बहुत हो चुका है परिवार ने कि आप दूसरी जगह ही आ जाइए, कहीं और ट्रांसफ़र करवा लीजिए अपना, इस तरह से कभी चीज़ें हुई हैं आपके इन 6 सालों के पीरियड्स की अगर मैं बात करूँ तो? 6 सालों का जो टाइम सभी के है। परिजन में मन में ये इच्छा रहते हैं, उनके जो बच्चे घर के नज़दीक रहे, ताकि उनका देख-रेख कर सकता और स्वयं वो लोग भी ये बच्चे कैसा काम करते हैं, उसको भी देख सकता है। लेकिन जैसा मेरा फॉर्च्यूनेट रहा, मैं छत्तीसगढ़ में आकर खासतौर बस्तर में अपना सेवा देने के लिए अवसर मिला है और इस विषय को परिवार वाले भी समझते हैं। जहाँ पर अभी चुनौती है, उधर आपका मन लगाकर अपना काम करना चाहिए। तब तक मेरे पिताजी जीवित थे, पिछले साल उनका निधन हुआ, तब तक उन्होंने भी इस विषय को लेकर लगातार बोलते हैं, जैसा ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है, उन क्षेत्र की जनता को सेवा करने के लिए, जो किसी न किसी कारण से अनेक सुविधा से वंचित रह गए, कोई समस्या को वो लोग सामने कर रहे हैं। यदि आपके पास यदि वो अवसर है, उस अवसर को आपको पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल करके आप जनसेवा में अपना मन लगाकर काम करना चाहिए करके उनका हमेशा एक मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी रहा और पूरा परिवार में भी इस बात को लेकर जरूर उनके मन में रहते, मतलब नजदीक रहे तो और अच्छा होगा करके। लेकिन अभी जैसा परिस्थिति है उसी को समझते भी, इसी कारण से वो लोग बहुत ज़्यादा चिंता या परेशान नहीं होते हैं और हमेशा बोलते हैं मतलब आपको अभी काम करने का वक्त है और काम पूरा मन से करिए और अच्छा सफलता मिलेगा करके हमेशा उनका सहयोग और साथ रहते हैं। सर आप यहाँ हैं, घर जाते हैं, चूँकि आपका पूरा परिवार है खेती-किसानी से जुड़ा हुआ है और अभी भी ये चीज़ें वहाँ पे कायम है, चल रही हैं। आप जाते हैं तो खेती-किसानी में हाथ बटाते हैं, करते हैं कभी? अपनी इन चीज़ों से हट के? जैसा जैसा मेरा पूरा परिवार भी कृषक परिवार है और मेरा पढ़ाई भी उसी से हुआ, बीएससी एग्रीकल्चर साइंस में, कृषि विज्ञान में हुआ, इसलिए और अभी भी जो गाँव में खेती है और पिताजी के निधन के पश्चात माताजी और श्रीमती जी वो दोनों मिलकर अभी खेती को संभाल रहे हैं और कभी जाने का छुट्टी तो बहुत कम अवसर मिलते हैं, लेकिन कभी भी जाते क्योंकि हमारा घर भी मतलब खेत के बीच में है, इसलिए कभी भी जाते फिर पूरा जाकर उधर का मवेशी को देखना या अपना पास जो एग्रीकल्चर जो खास तौर पर कोकोनट जो कल्टीवेशन हम लोग करते हैं, जाकर उस सबको देखना। एक कोकोनट क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लांट है, जैसा बाकी फसल तो मतलब जैसे 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए रहते हैं, लेकिन जो नारियल का जो पेड़ रहते हैं वो जैसा 30 साल 40 साल 50 साल जो जीवित रहने वाला पेड़ है, इसलिए उसके साथ एक आत्मीयता भी बन जाते हैं। कभी भी जाते उन सब पेड़ों को देखना है, उनसे एक कनेक्ट बन जाते, इसी हिसाब से गाँव जाते निश्चित रूप से जाकर कृषि के काम को भी हम देखने के लिए कोशिश करते हैं। ये तो बहुत अच्छा, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अब जाएँ तो खेती-किसानी का चूँकि माहौल है तो बहुत अच्छी पॉज़िटिव और एक अच्छी बात है। सर ये है कि आपका जो आपके बारे में जो देखने, सुनने, जानने को मिलता है कि सरल स्वभाव। वर्दी में है, एक पुलिस ऑफ़िसर है, चूँकि पुलिस ऑफ़िसर का एक सख्त मतलब होना चाहिए, तो इस सख्त वर्दी के पीछे उसके पीछे एक सरल व्यक्ति है। तो इन दोनों चीज़ों को वो आपकी इस मतलब काम में भी आपका झलकता है, काम में भी दिखता है, तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? कैसे करते हैं इन चीज़ों को, अपना व्यवहार? ईश्वर ने हर व्यक्ति का अलग-अलग एक पर्सनैलिटी दिया और परिजन का भी उनके उसमें एक योगदान रहता है, उसका संस्कार जैसे मिलते हैं वैसे बच्चे हुँ। बनते हैं। उसी हिसाब से सब लोग मुझे एक सरल जैसे व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं और जैसा पुलिस की नौकरी में थोड़ा दोनों में एक कॉन्ट्रडिक्शन रहते हैं। सब लोग चाहते हैं पुलिस ऑफिसर थोड़ा कड़क हो, स्ट्रिक्ट हो करके, लेकिन बहुत बेसिक पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से लोग इससे भी देखते हैं जो आप कितना स्ट्रिक्ट या जितना कड़क, उससे ज़्यादा आपका नीयत क्या है, इसको देखते हैं। यदि आपका नीयत साफ है, लोग उसको आदर भी करते हैं। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, मतलब अपना बातों को, अपना संदेश को नीचे अपना फोर्स तक पहुँचाने के लिए या जनता तक उसको कनेक्ट करने के लिए कभी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे कई लोग मन में अभी भी बोलते हैं मतलब आप पुलिस ऑफिसर कम और एक कॉलेज के प्रोफेसर जैसे ज़्यादा दिखते करके, जो परिवार में भी जैसा खासतौर पर ससुराल में जाते सब लोग इसी बात को लेकर हमेशा बोलते थे, मतलब कहीं भी पुलिस ऑफिसर जैसे नहीं दिखते करके। कई लोग डाउट होकर इधर आकर चेक करके भी जाते, बाद समय ये पुलिस की नौकरी कर रहे हैं या अन्य कोई कॉलेज विलेज में नौकरी कर रहे टाइप का। लेकिन जैसा भी जितना आपके एक टेन्यूर हो गई, मतलब आपके बारे में एक इंप्रेशन जनता में पहुंच चुकी है, आप कैसे क्या है, इसलिए बहुत ज़्यादा भाषा का या आपके पर्सनालिटी का फ़र्क नहीं पड़ते। आपका जो ओवरऑल इंटेंशन क्या है, आपका नियत क्या है, इससे लोग आपका आकलन करते हैं और जैसे यदि आपकी नियत साफ है, आपका पूरा समर्थन मिलते हैं, अपना फोर्स से भी मिलते हैं और क्षेत्र की जनता से भी मिलते हैं, इसलिए काम काफ़ी अच्छा हो रहा है। एक संतोषजनक होने का पूरा हमको भी संतुष्टि मिलती है।
सर, चूँकि आप बहुत टाइम से यहाँ पर हैं बस्तर में, आपने यहाँ पे अपने जवानों को हमारे जवानों को आपने शहीद होते हुए भी देखा है, आपने नक्सलियों के शवों को भी देखा है एनकाउंटर में जो मारे जाते हैं। तो ऐसे समय में आप खुद को कैसे सँभालते हैं इन सारी चीज़ों से? क्योंकि एक तरह से ये तो आती है बात सामने, तो कैसे करते हैं, सँभालते हैं? जैसे बाकी जगह के पुलिसिंग की तुलना में बस्तर या अन्य जैसे कुछ इलाके में कश्मीर होगा या अन्य जो इंसर्जेंसी आफ्टर एरिया होगा, उसमें पुलिसिंग थोड़ा सामान्य रूप से हटकर थोड़ा कई कठिन चुनौती को सामना करना पड़ते। उनमें से सबसे जो एक इम्पोर्टेंट ये विषय सामने आते हैं, कभी आपके साथ जो काम करने वाला जो बल सदस्य है, उनका शहादत हो जाते, उनके अंतिम सलामी में आपको जाना पड़ते, उनका अंतिम विदाई देते। वो जो मोमेंट है काफ़ी इमोशनल और काफ़ी भारी होते, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं कम से कम ऐसा हमारा 200 से अधिक जवान का शहादत में अंतिम सलामी में मुझे जाना हुआ। जैसा 2010 में 76 जो जवान का शहादत हुआ जिला दंतेवाड़ा, उस समय मैं बस्तर एसपी के रूप में काम कर रहा था, लेकिन मुझे भी उस कार्यक्रम में जाना हुआ। उधर जाकर मतलब उतना बड़ी संख्या में हमारा जवान का पार्थिव शरीर रखा हुआ, उन सबका अंतिम सलामी देना हुआ। और अन्य अलग अलग ऐसे बड़ी वारदातें दूसरे जिले में भी कभी होते, उसमें भी मुझे जाना हुआ। लेकिन ये सब विषय को देखकर मन में पीड़ा हुआ करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब उनकी जो बलिदान है, उनका सर्वोच्चतम बलिदान है, उसके इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए हमको और प्रेरणा मिलते हैं। उसके बलिदान को वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने अपना जो इंसान सर्वाधिक जो बलिदान दे सकता है, उस बलिदान को उन्होंने दिया। उस बलिदान से हमको प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमको और समर्पित होकर काम करना चाहिए। उसी मोटिवेशन के साथ अभी तक मैं खुद और मेरा टीम के सभी सदस्यगण अभी एक सेल्फ मोटिवेटेड होकर एक प्रेरणा के साथ अभी काम कर रहा। निश्चित रूप से ये सभी शहीदों का एक सच्चा जो श्रद्धांजलि ये होगा, बहुत जल्दी यदि हम इस क्षेत्र का समस्या को समाधान करके इस क्षेत्र का शांति व्यवस्था स्थापित कर देगा, हमारा सभी शहीदों का ये सही श्रद्धांजलि और उनकी नमन होगा। सर, चूँकि नक्सल ऑपरेशन में आप जाते हैं, तो माओवादियों से निपटने के दौरान ऐसी कौन-सी बात है जो आपको आपके दिल को छू गई मतलब इस ऑपरेशन में? और ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसने आपके मन को ही झकझोर दिया हो? ऐसा कोई सा एक छोटा-सा किस्सा आप बताएँगे? जी, जैसे अब जो नक्सल ऑपरेशंस में अलग-अलग फ्रंट्स होते हैं। एक तो ऑपरेशनल फ्रंट हो गई, दूसरा डेवलपमेंटल फ्रंट हो गई और तीसरा जो कम्युनिटी जो आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, जो क्षेत्र की जनता से आपका संबंध को और मजबूत करना और मधुर करना है। ये तीनों फ्रंट पे लगातार हम काम करते आते हैं। जैसे उसमें हर फ्रंट में कहीं न कहीं एक चुनौती को देखने मिलते हैं या उससे जुड़ा हुआ एक इमोशनल मोमेंट्स कई बार सामने आते हैं, क्योंकि आपके निर्णय से, आपके आदेश से जो आपके बल सदस्य काम करते हैं, कई बार आपके जो बोलने अनुसार उनका अभियान में जाने का एक प्लान बनते हैं और उस अभियान में जैसे यदि कोई आपके बल सदस्य का शहादत होते, वो इमोशनल मोमेंट रहते, क्योंकि ये निर्णय आपका है। जैसा कोई इन्फॉर्मेशन आया है, उसका आपने समीक्षा किया और ये ऑपरेशन करने के निर्णय लेकर जो जवानों को ब्रीफ करके भेजते हैं। उस दौरान यदि किसी का नक्सल आतंक घटना में कोई शहादत होते, तब उनके पार्थिव शरीर वापस मुख्यालय आते, उसका आपको सलामी देना पड़ता। उस समय काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट रहते हैं। उसके बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, उनके बुजुर्ग माता-पिता जो तब रहते, उनको देखकर आपको काफ़ी मन भारी हो जाते। और जैसा एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, जैसा जिला बीजापुर और सुकमा के बीच में बासवड़ा और जगरगुंडा क्षेत्र है, जहाँ पर पहले इतना कैंप्स नहीं हुआ करते थे। उसी कारण से उस इलाके में विकास कार्य भी कहीं न कहीं पीछे रह गए। उस क्षेत्र के जो बच्चे लोग का स्कूल आना-जाने के लिए कई किलोमीटर उनका पैदल आना-जाना पड़ते थे, क्योंकि नक्सली ने सैकड़ों स्कूल को भी ध्वस्त कर दिए थे उस समय। लेकिन बच्चे जिसके मन में इच्छा है पढ़ने के लिए, वो लोग अपने गाँव से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर भी पैदल जाकर पढ़ने पड़ते हैं। उस समय मैं खुद अपना एक्सपीरियंस को महसूस करता, क्योंकि मैं तब प्राथमिक शिक्षा के बाद जो हायर स्टडीज़ के लिए जो 6 से 12 तक स्कूल जाना होता था, तो मुझे 18 किलोमीटर साइकिल में एक तरफ जाना होता है और 18 किलोमीटर वापस 36 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल में आना-जाना हुआ करते थे। मैं अपने आप को उन बच्चों के रूप में देखते थे, लेकिन वो इस बच्चे लोग का और कठिन परिस्थिति, क्योंकि उनके पास साइकिल चलाने के भी ठीक से ढंग से कोई रोड नहीं थे, रास्ता नहीं थे। वो पैदल आते थे और जैसा कई नदी-नाला में जो पानी के बीच में उतरते, फिर दोबारा ऊपर आते,
और उसी परिस्थिति में जो बिके हुआ यूनिफॉर्म में कपड़े में जाकर क्लासरूम में बैठना पड़ता है। आप इमेजिन कर सकते हैं जो बच्चियां खासतौर पर जिनका पूरा कपड़ा बिक जाते हैं, 6 घंटे 8 घंटे क्लासरूम बैठना पड़ते, फिर वापस उसी परिस्थिति में घर भी जाना होते थे। फिर हमने देखकर मन बना लिया इस परिस्थिति को बदलना चाहिए करके फिर एक कैंप खोलने के लिए हमने निर्णय लिया थे, क्योंकि उस कैंप के माध्यम से इलाका का पुल पुलिया निर्माण करिए और सड़क का निर्माण करिए हम कंप्लीट करके इन बच्चों को स्कूल तक आराम से आने जाने का सुविधा उपलब्ध कराने के इरादे से हमने कैंप खोलने का निर्णय लिया। जैसे हमने कैंप खोला, हमारे एक जवान आसपास कर रहे थे आईडी ब्लास्ट में, उनकी पूरा शरीर उड़ गए थे, उनका बॉडी का से हम गार्ड भी नहीं कर पाए थे। जैसा उसके नाम से फिर हम उस कैंप को भी लगा दिया, सुनील पोस्ट करके अभी भी वो कैंप बासागुड़ा और जागरूकता के बीच में स्थापित है। लेकिन हमारे एक निर्णय कारण से हमारे एक जवान का शहादत हो गई थी, उस समय काफी मन में तकलीफ हुआ। लेकिन आज हम इलाके में जाकर देखते हैं जो सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं साइकिल में अन्य साधन के माध्यम से बासागुड़ा तक और जिला मुख्यालय तक जा रहा आ रहा है अपने एजुकेशन को लेकर, क्षेत्र के जनता के स्वास्थ्य के लिए या अपना जो भी दिनचर्या काम के लिए, मार्केट के लिए ब्लॉक मुख्यालय जिला मुख्यालय तक आना जाना हुआ कर रहा है। उस समय जो हमारा जवान का शहादत हुआ, सुनील का जो शहादत हुआ, आज वो शहादत कहीं ना कहीं मतलब अनेक जो ग्रामीण बच्चों को, आदिवासी बच्चों का, जो निर्दोष ग्रामीण का एक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेने के लिए कारण बन गए थे। उसको लेकर मतलब अभी मन में थोड़ा एक विश्वास आ गए, एक प्रेरणा आ गई, ठीक हमारा जवान का बलिदान है, उसका सही सम्मान हुआ। इस प्रकार के काफी इमोशनल मोमेंट्स कहीं ना कहीं हम लोग का पूरा करियर में जुड़ा रहते हैं। लेकिन इमोशन से ज्यादा हमको जो इसका अर्थ क्या है, मतलब हम जो अभियान संचालित कर रहा है, हमने एक लड़ाई लड़ रहा है, इसका अंत क्या और उससे क्या सकारात्मक परिवर्तन क्षेत्र में आ सकता है, उसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर, आप जिस जगह में है, जिस पोस्ट में है, जिस इलाके में आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, 24 आवर्स, तो आप कैसे करते हैं अपने आप को, कैसे तैयार रखते हैं कि किसी भी वक्त आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, किसी भी वक्त आपकी जरूरत पड़ सकती है? 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए कैसे करते हैं आप, क्या करते हैं? नक्सल प्रभावित इलाका में हमको काफी सावधानी रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा अनेक घटनाक्रम हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य में भी हुआ। जैसा हमारा राजनांदगांव में एसपी साहब रह चुके स्वर्गीय श्री विनोद चौबे जी, उनके साथ घटना हुआ, और इसके पूर्व में नारायणपुर में एडिशनल एसपी स्वर्गीय भास्कर दीवान साहब के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ उनके साथ, और काफी बड़ी संख्या में हमारा सुरक्षा बल सदस्य का बलिदान हुआ। और भी ऐसा कई उदाहरण है दूसरे राज्यों में भी, जहाँ पर ऑफिसर्स या बल सदस्य मूवमेंट के दौरान नक्सल के आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर उनका नुकसान हो जाते, शहादत हो जाते। इन सब चीज को ध्यान में रखकर हमेशा हमने अपने फोर्सेस को भी ब्रीफ करते। 2 विषय का ध्यान रखना है, एक डिसिप्लिन, दूसरा अलर्टनेस। डिसिप्लिन में भी 2 प्रकार का आते हैं, एक व्यक्तिगत अनुशासन, दूसरा एक सामूहिक अनुशासन। आप कहीं भी अपना काम कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन का पालन करना बहुत जरूरी है, उससे कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा अलर्टनेस है, आपके एनवायरनमेंट के प्रति आपको सतर्क रहकर काम करना पड़ता है। इलाका में क्या कुछ अचानक कोई परिस्थिति निर्मित होकर देख रहे हैं, आपको एकदम इलाका सुनसान हो रहा है या जरूरत से ज्यादा कोई गतिविधि एक्टिविटी आपको नजर आ रहा है, इन सब चीज को ध्यान में रखकर आपको एक आंकड़ा लगा सकता है। इसलिए लकीली मेरे पास अभी ऐसा बल सदस्य, मेरा टीम ऐसा है जो ध्यान रखते हैं, मतलब किसी भी क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, और साथ साथ अपना मेंबर्स को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इस विशेष ध्यान रखते हैं। और ईश्वर का कृपा और माँ दंतेश्वरी का हमेशा जो पूरा क्षेत्र में उनके आशीर्वाद रहते हैं, उसी कारण से अभी पहले जितना भी चुनौती हमको देखना हुआ, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बदलते हुए अभी एक अच्छी, एक सकारात्मक परिस्थिति इलाके में निर्मित हो रहा है। सर, आप एक मूवी आई थी अभी बीच में, बस्तर द नक्सल स्टोरी, वो आपने देखी है क्या? अगर देखी है तो फिर क्या रियल और रील में क्या फर्क आपने महसूस किया? क्योंकि लोग जो है वो बस्तर को तो देखते हैं, इसके अलावा बस्तर जो एक मूवी आई थी उसको देखकर लोगों के मन में और एक धारणा, एक मानसिकता बन गई है बस्तर का जो इमेज है उस तरह से। तो रील और रियल में क्या फर्क आपने देखा? नक्सलवाद हो या टेररिस्ट एक्टिविटीज होगा या इंसर्जेंसी एक्टिविटीज होगा, इस प्रकार के विषय को लेकर अनेक मूवीज बनते हैं या शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं या कोई नॉवल लिखा जाते हैं, आर्टिकल्स भी लिखा जाते हैं। ये सब उसका ऑथर्स का, उसका डायरेक्टर का अपने एक दृष्टिकोण होते हैं। उसके माध्यम से कई बार जो सही बात सामने आते हैं, कई बार जैसे एक फिल्म बनाने के लिए, नॉवल लिखने के लिए उसका चीज़ों को थोड़ा रोमांचक भी बनाना पड़ता है, उस हिसाब से लोग अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं। लेकिन सही बात नक्सलवाद क्या है,
वो नक्सलवाद के कारण से इलाका में क्या कुछ नुकसान हुआ, क्षेत्र के जनता को, खासतौर पर इधर का निर्दोष आदिवासियों का, हजारों का आदिवासियों का नक्सल घटना के कारण से उनका जान चले गए थे। उनकी भविष्य जैसा लगभग 2 पीढ़ी का भविष्य खराब हो गई है। हमारे सैकड़ों को जवान का शहादत हुआ, करोड़ों को सास की संपत्ति का नुकसान हुआ और व्यक्तिगत संपत्ति का भी जान माल का नुकसान हुआ। इस टाइप का परिस्थिति को आज की डेट में देश और दुनिया जान लिया, समझ लिया। इसलिए नक्सल का जो असली चेहरा है, एक विकास विरोधी चेहरा है, एक आदिवासी विरोधी है, एक विकास विरोधी जन विरोधी चेहरा है। इसको पूरा देश दुनिया जान लिया, देख लिया, समझ लिया। इसलिए अभी अलग अलग प्रकार का जैसे मूवीज या नॉवल से आने से साथ साथ जो सही बात को जनता तक मीडिया काफी जो रेगुलर जो मीडिया से, जो प्रिंट मीडिया हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, पोर्टल्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, उन्होंने भी काफी हद तक सत्यता को जनता तक सामने रखने में सफल हुआ। इसलिए अभी पूरा एक क्लैरिटी है लोगों के मन में। ये जो आंदोलन है, जो नक्सलबारी आंदोलन जिसके नाम पर पहले बोला जाता, लेकिन अभी ये किसी प्रकार का कोई आंदोलन या आइडियोलॉजी नहीं रह गई। ये सिर्फ एक हिंसात्मक जो गतिविधि को प्रमोट करने वाला संगठन के रूप में रह गई और इसका अंत बहुत जल्दी होने वाला है और इसका अंत निश्चित होने वाला है। इसलिए अभी किसी के मन में कोई इसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। कुछ एक आध % लोग होगा अभी भी इस सत्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसका लोग आने वाला बहुत जल्दी उसको भी समझ लेगा और निश्चित रूप से जो अंत होगा अच्छे होगा और जो सत्यता को, सफलता को जीत होगा। बिल्कुल सर। और सर आप, क्योंकि आपका काम ऐसा है, इतना स्ट्रेस होता है, इतना वर्कलोड होता है, तो आप मानसिक तौर पे तो बहुत मतलब प्रेशर में रहते हैं। तो फिर अपने आप को मतलब दिमाग को शांत रखने के लिए ऐसा कौन सा काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर कुछ ऐसा कि थोड़ी शांति मिले इस स्ट्रेस से? क्या करते हैं इसके लिए? अगेन ईश्वर का कृपा और माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद है। मेरे पास इतना एक अच्छा टीम है। अभी जैसे मेरा सभी जो टीम सदस्य है, जिसको हम टीम बस्तर के रूप में बोलते हैं, मेरे सभी युवा अधिकारी से लेकर एसपी से लेकर जितना भी हमारा बल सदस्य है, जो आखिरी जवान तक, एक अच्छा टीम मेरे पास है और जनता का भी सहयोग हमेशा मिलते रहते। बस्तर क्षेत्र के जनता खासतौर पर काफी सहयोग और आशीर्वाद हमेशा देते रहते और फैमिली का भी एक अच्छा सपोर्टिंग जो सिस्टम रहते हैं, काफी एक मजबूत हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम। इसी कारण से स्ट्रेस लेने का कोई आवश्यकता नहीं रहा। मतलब कभी कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट हमने महसूस नहीं किया। जरूर इमोशनल मोमेंट्स आते रहते, जैसा कई हमारा जवान का शहादत होते हैं या कोई निर्दोष ग्रामीण का जो नक्सल घटना में उनका मृत्यु हो जाते, या ऐसा कोई विषय को लेकर मतलब कभी कभी मन भारी हो जाते, लेकिन कभी स्ट्रेस लेने का समय नहीं आया है। क्योंकि जैसे एक अच्छी कार्य के लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस से ज्यादा आपका जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आते हैं। फिर भी कुछ जैसे मानव जीवन में हमेशा 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता है, जैसे कुछ अपनों को रेस्ट लेना पड़ते, कोई रिलैक्सेशन होना पड़ते। उसके लिए कभी कभी जो मूवीज है, खासतौर पर जो तमिल मूवीज, अभी थिएटर में जाकर गांव में छुट्टी में जाने का अवसर कम मिलते, इसलिए OTT में कभी कभी जो मूवीज आते हैं, तमिल मूवीज भी और अन्य जितना भी जो अच्छी मूवीज है, जो पुलिसिंग संबंधित या सामाजिक विषय संबंधित मूवीज है, उसके देखने के लिए समय मिलते तो जरूर देखते हैं। और कभी कभी कुछ बुक्स पढ़ने के लिए भी कोशिश करते हैं। और जो मेरे श्रीमती जी और बेटियां हैं, उन्होंने पेंटिंग में काफी उनका रुचि रहता है, लोग अच्छा पेंटिंग करते हैं। जैसा कभी कभी मैं भी उसको सीखने के लिए कोशिश करता, अभी तक पूरा सीख नहीं पाए थे, कई वर्षों से सीख रहे हैं उनसे, लेकिन वो लोग भी इसको सीखने का मजाक उड़ाते हैं। मतलब आप तो इतना एक पुअर स्टूडेंट है, आपने इतना साल से सीख नहीं पाया करके, लेकिन मेरा कोशिश जारी है। जरूर आने वाला समय में पेंटिंग भी सीख लूंगा और पेंटर बनाने की कोशिश करूंगा। ये बहुत सही है सर कि आप परिवार के समय परिवार के साथ कुछ इस तरह का माहौल भी देते हैं। वरना मैम जो है वो इस बारे में कभी नोक-झोंक नहीं होती सर आपकी, कि सिर्फ नक्सल, क्राइम, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में सिर्फ यही चीजें, इस तरह से नोक-झोंक कभी हुई है? बहुत पर्सनल चीजें मैंने आपसे पूछ ली। जी जरूर। परिवार में हमेशा जो जैसा सब लोग के मन में इच्छा रहते हैं, जैसा उनके परिजन साथ में बैठे रहे, साथ में कोई अच्छे क्वालिटी टाइम बिताए करके, लेकिन जैसा जिस सेवा में हम लोग हैं उस पर एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाते हैं। ठीक है, आपका एक पर्सनल लाइफ से ज्यादा आपका एक प्रोफेशनल लाइफ और एक पब्लिक लाइफ है, उसमें आपको ज्यादा समय देना पड़ते हैं, ज्यादा, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। मतलब जो बाकी नौकरी और पुलिस की नौकरी में आपका एक समय का एक ये नहीं रहते हैं, एक अनप्रिडिक्टेबल, कभी अचानक कोई घटनाक्रम होते जिसमें आपको जाना पड़ते, या कभी कभी ऐसा लगातार 3-4 दिन आपको एक फुर्सत मिल जाती है, लेकिन लगातार
10-15 दिन आपको कहीं ना कहीं भाग दौड़ करना पड़ते। इस टाइप के सिचुएशन आते जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, पहले से आप प्लान नहीं कर पाते। कभी आपको जैसे परिवार के साथ कहीं बाहर जाने के लिए कुछ योजना बनते, लेकिन अनेक बार वो कैंसिल करना पड़ते। लेकिन ये परिवार जैसा भी इस बात को समझ लिया और वो लोग इसमें ज़्यादा कोई शिकायत नहीं रह गई। उन लोग का जैसे पहले भी मैं बताया था, काफ़ी एक सपोर्ट सिस्टम जो मेरा फैमिली से भी और फ्रेंड सर्कल से भी, ऐसा कई फ्रेंड्स पिछले कम से कम 15-20 साल से हम आमने सामने नहीं देख पाया, लेकिन सिर्फ वो समाचार के माध्यम से इधर का जो गतिविधि के बारे में, मेरे काम के बारे में सुनते पढ़ते हैं और मैसेज करते हैं और बात करते हैं। लेकिन कई वर्षों से हम आपस में मिलने का भी समय नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो लोग भी समझ लेते हैं, मतलब ठीक अभी आप इस प्रकार का परिस्थिति में आने वाला समय में ठीक होगा, उसके बाद हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे करके एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब इस मामले में मैं काफ़ी लकी रहा, जो फैमिली में भी काफ़ी एक सपोर्ट सिस्टम रहा, फ्रेंड सर्कल में भी और समाज में भी हमेशा एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मेरे लिए रहा। इस मामले को लेकर मैं ईश्वर के लिए बार बार धन्यवाद भी, आभार भी व्यक्त करते रहते। बिल्कुल सर, आप जब वहाँ जाते होंगे तो बिल्कुल एक ऐसा माहौल मिलता होगा ना वहाँ की, चलो बस्तर में जो जिस तरीके से नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है, बस्तर अब जो है वो नक्सलियों से मुक्त होने के उस पे आ गया है, लास्ट स्टेज पे लगभग चल रहा है, तो उसके जो रियल हीरो हैं हम उनसे मिल रहे हैं, कुछ इस तरह की कुछ इस तरह का माहौल बनता है जो आप जाते हैं तो, या उनसे बातचीत होती है? सर्वप्रथम एक टीम वर्क है, जैसे इसका श्रेय मतलब जैसा सभी टीम सदस्य को और शासन जो मार्गदर्शन लगातार हमको दे रहा है और जनता जो सहयोग कर रहा है और सभी स्टेक होल्डर्स को जाते, जैसा अभी जो अच्छा काम हो रहा है उसका श्रेय निश्चित रूप से सबके लिए जाते। जैसा फैमिली में जाते या फ्रेंड सर्कल में जाते या गांव में जाते, मतलब निश्चित रूप से उनको भी अच्छा लगता है। मतलब जैसा यदि कोई उनकी जाने पहचाने वाला कोई अच्छा काम करते हैं, उसकी यदि तारीफ यदि कई होते हैं, उन लोग का भी अच्छा रहते हैं और अपना बच्चे लोग को भी ये लोग बोलते हैं, मतलब देखिए हमारा परिवार से ही, हमारा फ्रेंड सर्कल से इन्होंने एक इस प्रकार का काम करा, आपको भी आने वाला भविष्य में इस प्रकार का एक प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए करके कहीं ना कहीं हम किसी के लिए एक मोटिवेशन के लिए कारण बनते, वो एक संतुष्टि मिलते। बट अगेन लाइक सबका सहयोग और आशीर्वाद रहा और निश्चित रूप से ये सब एक पूंजी है, जिस पूंजी को लेकर हम आगे बढ़ने में काफी साथ और ताकत मिलते हैं। सर, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है 2026 मार्च 2026 नक्सलियों का खात्मा, और बस्तर है चूंकि, और बस्तर से जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ लड़ी जा रही है, उस पूरे मोर्चे को आपने संभाला हुआ है, आपके मार्गदर्शन में वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो क्या अब आप वक्त थोड़ा कम रह गया है मार्च 2026 के लिए, तब तक क्या नक्सलियों का अंत तय है? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट एक मंशा है नक्सल समस्या को बस्तर क्षेत्र अंतर्गत और पूरा संपूर्ण जो भारत में नक्सल समस्या को समाप्त करने का, और क्षेत्र की जनता का भी यही इच्छा है, क्योंकि नक्सल गतिविधि कारण से किसी को कोई भलाई नहीं हुआ, उल्टा अनेक निर्दोष ग्रामीणों का जान चले गई, कई जवानों का शहादत हुआ और क्षेत्र में एक नकारात्मक परिस्थिति निर्मित हुआ जो नक्सल घटनाक्रमों के कारण से। इसलिए क्षेत्र की जनता का भी एक इच्छा है बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त होना चाहिए करके। शासन के मंशा और क्षेत्र की जनता की इच्छा को देखते हुए हमारा बल सदस्य का भी एक मजबूत संकल्प है। संकल्प यह है कि आने वाला बहुत जल्दी इलाका से नक्सल गतिविधि को समाप्त करना, इलाका में विकासकारी को गति देना और एक नया पहचान दिलाना बस्तर को, क्योंकि बस्तर के बारे में बाहर की दुनिया अभी भी ऐसा सोचते हैं, मतलब इधर सिर्फ आईडी ब्लास्ट होते या कोई मुठभेड़ होते, सिर्फ एक नेगेटिव या एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होते करके, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। बस्तर में देखने समझने के लिए काफी चीज है, इधर की तरफ प्राकृतिक सौंदर्यता है, चित्रकूट वाटरफॉल है, कुडुमसर केव्स है, और जो इको टूरिज्म और होम स्टे के लिए भी अभी काफी प्रचलित हो रहा है। बस्तर दशहरा अपना आप में एक यूनिक फेस्टिवल है, पूरा 75 दिन चलने वाला फेस्टिवल है। इधर का रिच ट्राइबल हेरिटेज है, कस्टम्स है, ये सब के बारे में लोग जानना चाहिए और दुनिया इसको समझना चाहिए। इसके लिए धीरे धीरे अभी मौका आते जा रहा है और अवसर खुलते जा रहा है, और निश्चित रूप से इन सब विषय को लेकर जैसा भारत सरकार का जो और छत्तीसगढ़ राज्य का एक स्पष्ट मंशा, इधर का नेतृत्व जो पुलिस मुख्यालय का भी और हमारा जो स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोबरा, एसएसबी, सीएफ, इस टाइप का तमाम सुरक्षा बल काफी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से इस अभियान को एक अंजाम दे रहे हैं, और निश्चित रूप से हम सबके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा और नक्सल जो आतंक का, जो नक्सल गतिविधि का अंत बहुत निकट और बहुत निश्चित रूप से होगा। सर, बस अब एक आखिरी सवाल है आपसे
चूँकि आप बस्तर में हैं, बस्तर में गोंडी, हल्बी ये जो स्थानीय जो भाषा है, लैंग्वेज जो है वो काफ़ी मतलब प्रचलित है और तो आपको निश्चित तौर पे गोंडी तो आती होगी, क्योंकि आप इतने टाइम से वहाँ पर अपना टाइम क काट रहे हैं, इतने टाइम से आप वहाँ सेवाएँ दे रहे हैं तो। तो आप वहाँ के युवाओं को, ख़ासकर जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं, उनको और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? गोंडी में ही दीजिए सर। जी, जैसा बस्तर में जो इधर का जनजाति आमतौर पर गोंडी हल्बी का जो स्थानीय भाषा को ज़्यादा बोलते हैं और फॉर्चुनेटली गोंडी जो भाषा है ये द्रविडियन ऑरिजिन का भाषा है। जैसे गोंडी में अनेक ऐसे शब्द आप तमिल या तेलुगु का शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी में 1, 2, 3, 4, 5 बोलते जो गिनती करते हैं, तमिल में हम 1, 2, 3, 4, 5 बोलते। सेम चीज़ गोंडी में भी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा बोलते हैं और जैसा हाथ को तमिल में हम कई बोलते, गोंडी में भी कई बोलते, जैसा अनेक ऐसे शब्दावली है गोंडी और तमिल भाषा में मिलते जुलते, इसलिए कभी भी उधर क्षेत्र की जनता के बीच में जाते हमको कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होते, थोड़ा इसलिए एक कनेक्ट हो जाते। इसलिए मैं एक संदेश भी अपना क्षेत्र की जनता को उनकी जो भाषा जो गोंडी भाषा जिसमें हम लोग काफ़ी गौरवान्वित भी महसूस करते, एक प्राचीन काल का भाषा है जो इधर का आदिवासियों का भाषा है, उस भाषा में मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा। यायो दादालो और लाडो पेकोमेर बस्तर क्षेत्र शांति सुरक्षा आड़ विकास जिम्मेदारी मनवा सोबे तोरमंथे ममा कोचिस पक्कई सफलता और बस्तर क्षेत्र निलता पुनः पहचान तोरकिता। जय बस्तर, जय जोगा, जय हिंद। बहुत बढ़िया सर, आपने गोंडी में युवाओं को काफ़ी अच्छा संदेश दिया और आप भी एक ख़ास मतलब युवाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा हैं और आपके ज़िम्मे जो है आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो हमारे साथ इस वक़्त मौजूद थे जिनसे हमने ये ख़ास बातचीत की है, वो है बस्तर के आईजी सुंदर राजपी। उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की है। तो ऐसी ही ख़ास शख्सियत के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।